साहित्य निधि में सुनिए हिंदी के वरिष्ठ कथाकार तेजेंद्र शर्मा की कहानी पासपोर्ट के रंग। आम जीवन से ली गई कहानियों और यथार्थ किस्सों को जिस तरह कल्पना और यथार्थ के मिश्रण के साथ तेजेंद्र शर्मा जी प्रस्तुत करते हैं, वो इन्हें साहित्य की दुनिया में भीड़ से कहीं अलग खड़ा करता है। उनकी लेखन शैली पाठकों और श्रोताओं को कहानियों के अंत तक बांधे रखने में सक्षम है। प्रस्तुत है कहानी पासपोर्ट के रंग। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाता हूँ कि ब्रिटेन की महारानी के प्रति निष्ठा रखूँगा। अंग्रेजी में बोले गए ये शब्द एवं इनके बाद के सभी वाक्य पंडित गोपाल दास त्रिखा को जैसे किसी गहरे कुएं में से आते प्रतीत हो रहे थे। वे हैरो के सिविक सेंटर में 20-25 गोरे, काले, भूरे रंग के अलग अलग देश के और पीले रंग के चीनी लोगों के साथ ब्रिटेन की महारानी के प्रति वफादारी की कस्में खाकर ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर रहे थे। अपने आप को धिक्कार भी रहे थे। पापा, आप भी कमाल करते हैं। अब भला इस वक्त आप पार्टीशन की बात को लेकर बैठ जाएंगे तो लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी? किया होगा अंग्रेज़ों ने जुल्म कभी हमारे देशवासियों पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीवन को रोककर बस उसी पल को बार बार जिए जाएं। बेटा, तू नहीं समझ सकता। मेरे लिए ब्रिटेन की नागरिकता लेने से मर जाना कहीं बेहतर है। मैंने अपनी सारी जवानी इन गोरे साहबों से लड़ने में बिता दी, जेलों में रहा, मुझे तो फांसी तक की सज़ा हो गई थी। लेकिन अब आप दोबारा अपनी रामायण लेकर शुरू मत हो जाइएगा। बेटा, तू मुझे वापस भारत भेज दे, मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता लूँगा। बाबूजी, किस दुनिया की बात कर रहे हैं? आपको यहाँ इस देश में हमारे साथ रहना है। देखिए बाबूजी, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए लोग 2-2 लाख रुपए देते हैं रिश्वत में, तब कहीं जाकर हासिल कर पाते हैं। आपको मुफ्त में मिल रहा है तो आप इसकी कदर ही नहीं करते। ब्रिटिश पासपोर्ट हो तो आपको किसी भी देश का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दिल किया जहाँ जाना हो बस हवाई जहाज़ के टिकट लीजिए और घूम आइए वहाँ। लेकिन बेटा जी, मुझे हिंदुस्तान के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए तो वीज़ा लेना पड़ेगा ना। क्या इससे बड़ी कोई लानत हो सकती है मेरे लिए? बेटा, एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक भी बना रहूं और मुझे तुम अपनी खुशी के लिए ब्रिटेन की नागरिकता भी ले दो? सरोज ने भी इंद्रेश को बहुत समझाने का प्रयास किया था कि जब बाबूजी को पसंद नहीं तो क्यों उनकी नागरिकता बदलवाई जाए, लेकिन इंद्रेश ने किसी की नहीं सुनी। ब्रिटेन की रानी के प्रति वफादारी की कसम खाने के बाद गोपाल दास जी ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। पेट में जैसे कसम का अफारा उठ रहा था। गोपाल दास जी कभी अपने नए पासपोर्ट को देखते तो कभी अपनी बाईं बाजू को। उनकी बाईं बाजू में गोली लग गई थी। उनकी हड्डी के साथ स्टील की रॉड लगा दी गई थी, इसलिए उनकी बाईं भुजा दाईं भुजा से कुछ इंच छोटी थी और ये गोली उन्हें एक अंग्रेज़ सिपाही ने मारी थी लाहौर में। लाहौर से दिल्ली आना उनकी मजबूरी थी। अपनी जन्मभूमि को उस समय छोड़ना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था, किंतु कोई चारा नहीं था। वहाँ किसी पर विश्वास नहीं बचा था। दोस्त दोस्त को मार रहे थे। हर आदमी या तो हिंदू बन गया था या फिर मुसलमान। रिश्ते जैसे खत्म ही हो गए थे। सभी इंसान धार्मिक हो गए थे और जानवर की तरह बर्ताव कर रहे थे। मजबूरी तो इंग्लैंड आना भी थी, लेकिन ये मजबूरी बिछड़ने की नहीं, मिलने की थी, साथ रहने की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद का अकेलापन, किसी अपने के साथ रहने की चाह और इकलौता पुत्र, यही सब गोपाल दास जी को लंदन ले आया था। बेटी विवाह के बाद अमेरिका में थी और बेटा इंग्लैंड। बेचारे गोपाल दास जी अकेले फरीदाबाद में अपनी बड़ी सी कोठी में कमरे गिनते रहते। अधिकतर रिश्तेदार दिल्ली में। अब तो फरीदाबाद से दिल्ली जाने में भी शरीर नाराज़गी जाहिर करने लगता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंद्रेश ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और उन्हें लंदन ले आया था। आज यही लंदन गोपाल दास जी को जैसे और अधिक पराया लगने लगा था। आजकल वो विधि और अगस्त्य से भी कम बात करते थे। अगस्त्य छोटा है, बार बार अपने दादाजी से चिपटता रहता है। विधि महसूस करती थी कि दादाजी परेशान हैं। अपनी मीठी सी अंग्रेजी में पूछ लेती थी, दादाजी
आप हर वक्त क्या सोचते रहते हैं? दादाजी क्या जवाब दें? अपनी छोटी सी नन्ही परी को क्या और कैसे बताएं अपने दिल का दर्द? बस स्टार न्यूज़ और जी टीवी उनके साथी बन गए थे। बार बार वही खबरें सुनते। भारत के बारे में भारतवासियों से अधिक गोपाल दास जी को खबर रहती थी। मुझे सच बाबूजी पर बहुत तरस आता है। सेम सेम खबरें सुनकर बोर भी नहीं होते, सरोज इंद्रेश को बता देती थी। बस यही बार बार सुनने वाली उबाऊ खबरों में से ही एक दिन गोपाल दास जी को एक खास खबर सुनाई दे गई थी, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। स्टार न्यूज़ ने समाचार दिया कि प्रवासी दिवस के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 5 देशों के भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी। सरोज बेटा, तुमने सुना? आज तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि हम दोहरी नागरिकता रख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि 5 देशों के NRI बाकायदा डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं और उन 5 देशों में इंग्लैंड भी शामिल है। बेटा, तू जल्दी से इंद्रेश को फ़ोन मिला, उसको कह दे कि ऑफिस से निकलते हुए हाई कमीशन से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेता आवे। हम कल ही अप्लाई कर देंगे। अब मैं वापस इंडियन हो सकता हूँ। बाबूजी बस बोले जा रहे थे। सरोज एकटक उन्हें देखे जा रही थी। विधि और अगस्त्य भी मोटी मोटी आंखों से अपने दादाजी को देखे जा रहे थे। सरोज बाबूजी के साथ लिविंग रूम तक चली गई। बाबूजी के शरीर का रक्त प्रवाह तेज होता जा रहा था। तू खुद ही सुन ले पुत्र, अभी मेन न्यूज़ दोबारा आएगी। जब तक मुख्य समाचार में सरोज ने सुन नहीं लिया कि बाबूजी ने ठीक सुना है, तब तक वो बाबूजी के चेहरे पर बदलते भाव पढ़ती रही। उसे इंद्रेश पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने बाबूजी को फिजूल की मुसीबत में डाल दिया है। अगर बाबूजी को वीज़ा लेने जाना होता था तो अपने आप ही जाकर ले आते थे। इसी बहाने अपने आप को बिजी भी रखते थे। इंद्रेश शाम को घर आया। पुत्र, तू फार्म ले आया? बाबूजी की आंखों में उम्मीद की नदी सी बह रही थी। बाबूजी, जब तक मेरा ऑफिस बंद होता है तब तक हाई कमीशन के काउंटर बंद हो जाते हैं। मैं आज ही त्रिलोक शर्मा को फ़ोन करता हूँ, वो वहाँ के वीज़ा सेक्शन में है, उसे सही सिचुएशन मालूम होगी। बातचीत, टीवी, टेलीफोन या भोजन, गोपाल दास जी का मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। बस एक ही इच्छा हो रही थी कि इंद्रेश किसी भी तरह त्रिलोक शर्मा से बात कर ले। उनकी आंखों में बस एक ही चाह थी, दोहरी नागरिकता। बैठे बैठे सपना देख रहे थे। इंद्रेश टेलीफोन पर बात कर रहा था और भावों का सूचकांक बाबूजी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बाबूजी, त्रिलोक कह रहा है कि अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, बस अभी यह बिल बनाकर पार्लियामेंट में पेश होगा, पास होगा, फिर उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे, फिर एक्ट बनेगा, तब जाके लागू होगा, फिर उसके फॉर्म वगैरह बनेंगे, तब कहीं जाकर आम आदमी तक पहुंचेगी दोहरी नागरिकता। फिलहाल तो ये बस प्रवासियों को खुश करने भर का ड्रामा लगता है। यार, ये कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं है, ये कैरेक्टर वाला बंदा है, RSS का आदमी है, झूठ नहीं बोल सकता। त्रिलोके को कह किसी तरह दिल्ली से पता लगवाए। बाबूजी, पॉलिटिशियन सभी एक से होते हैं। आज़ादी के बाद सभी का एक ही उद्देश्य बचा है, बस लूट लो जितना लूट सको, किसी को भी जनता की परवाह नहीं। गोपाल दास जी को इस समय राजनीतिज्ञों के चरित्र पर बहस करने में कोई रुचि नहीं थी। रात भर परेशान रहे, बस बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। सुबह उठे, दिनचर्या से निवृत्त हुए, नाश्ता किया, तैयार हुए और निकल पड़े। वेकरलू लाइन लेकर सीधे ऑक्सफोर्ड सर्कस, वहीं से सेंट्रल लाइन लेकर हॉबर्न अंडरग्राउंड स्टेशन पहुँचे। हॉबर्न को वे हमेशा होलबोर्न ही कहते हैं, उसके स्पेलिंग ही ऐसे हैं। अंग्रेजी के साइलेंट लेटर हमेशा ही उनको परेशान करते हैं। हॉबर्न से बाहर निकलकर बाएं को मुड़े और आहिस्ता आहिस्ता चल दिए भारतीय उच्चायोग भवन की ओर। उनके लिए घर बैठे रह पाना संभव नहीं था। वे स्वयं पता करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। सामने BBC का बुश हाउस दिखाई दिया। ऑल्डविच इलाके में बस यही 2 भवन हैं जिनसे गोपाल दास जी को दिली लगाव है। एक तो BBC का बुश हाउस और दूसरा भारत भवन। BBC देखकर गोपाल दास जी को वो सभी महान समाचार वाचक याद आ जाते थे जिनकी आवाज़ सुनने के लिए वे अपने रेडियो पर शॉर्ट वेव पर BBC सेट करते परेशान होते रहते थे। कभी भी बहुत साफ नहीं आता था, लेकिन बात साफ करता था।
ठीक उसी ही तरह गोपाल दास जी भी बात साफ और खरी करते हैं, चाहे सामने वाले को पसंद आए या ना आए। भारत भवन के बाहर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। बाहर की खिड़की वाले से नमस्कार करते हुए एक टोकन लेकर हॉल के अंदर जा पहुँचे। पहले दिल किया कि त्रिलोक शर्मा को फ़ोन कर लेते, फिर ख्याल आया कि इंद्रेश नाराज़ हो जाएगा। बस सीधे पूछताछ वाले काउंटर पर जा पहुँचे और उससे सीधे सीधे दोहरी नागरिकता का फॉर्म मांग लिया। सामने एक युवा सी लड़की बैठी थी। बात अंग्रेज़ी में करती थी या फिर अंग्रेज़ी नुमा हिंदी में। सॉरी, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। कहीं आप PIO फॉर्म की बात तो नहीं कर रहे? जी नहीं, कल ही प्रधानमंत्री ने प्रवासी दिवस समारोह में ऐलान किया है कि अब इंग्लैंड के हिंदुस्तानी दोनों देशों की नागरिकता रख सकते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो लड़की गड़बड़ा गई। एक्सक्यूज़ मी कहकर अपने अफसर को बुलाने चली गई। उसका अफसर भारतीय था, सरदार दिलीप सिंह। देखिए त्रिखा साहब, पॉलिटिकल स्टेटमेंट और सरकारी कार्यवाही में बहुत फ़र्क होता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, बस। अब उस पर काम शुरू होते होते कोई 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे। हमारे स्टाफ तक तो अभी ये खबर भी नहीं पहुंची कि प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई स्टेटमेंट भी दी है। दिलीप सिंह ने भी वही बात दोहरा दी जो त्रिलोक शर्मा ने कही थी। निराश से गोपाल दास जी भारी कदमों से बाहर आ गए। भारत भवन से हॉबर्न तक का जो रास्ता आते समय 5-7 मिनट में तय हो गया था, वही अब 20 मिनट से अधिक ले चुका था। हॉबर्न स्टेशन अचानक इतनी दूर कहाँ चला गया? गोपाल दास जी वापस हैरो एंड व्हीलस्टोन स्टेशन से सीधे घर न जाकर लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। वहाँ मधोक साहब और बधवार जी मिल गए। भाई लोगों, आपने डुअल नेशनैलिटी वाली खबर पढ़ी है क्या? खबर दोनों ने पढ़ ली थी। मधोक साहब का अपना ही अंदाज था। त्रिखा जी, मैंने तो भी 3 महीने पहले ही 5 साल के वीज़े पर 100 पाउंड खर्चे हैं। मुझे तो कोई जल्दी पड़ी नहीं है दोहरी नागरिकता की। जब लागू होगी तब देखा जाएगा। अभी से क्यों दिमाग ख़राब करूं? फिर अपना अभी वहाँ कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। पदवार साहब त्रिखा जी की मानसिकता से परिचित थे। मैं समझता हूँ त्रिखा जी कि आपके लिए दोहरी नागरिकता के अर्थ कुछ और ही हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अपनी भारतीय सरकार हर काम में कितना टाइम लेती है। 50 साल में हिंदी को भारत की राजभाषा नहीं बना पाई। कहीं ये दोहरी नागरिकता वाला मामला भी 50 साला योजना ना हो? मेरे हिसाब से तो ये बस प्रवासियों को खुश करने की एक भोंडी कोशिश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये दवे साहब थे जो पास ही बैठे तीनों की बातें सुन रहे थे। दुखी मन लिए गोपाल दास जी घर वापस आ गए। सोच थी कि पीछा नहीं छोड़ रही थी। 1, 2, 3, 4, 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन दोहरी नागरिकता अभी तक देहरी लांघ कर त्रिखा जी के घर नहीं पहुंच पाई थी। बीतते बीतते करीब 1 वर्ष ही बीत गया। दूसरा प्रवासी दिवस भी आ पहुंचा। पुत्र से बात करके भारत जाने का कार्यक्रम जनवरी महीने का ही बनवा लिया। सोचते थे कि जब प्रवासी दिवस मनाया जा रहा होगा उसी समय शायद कुछ नई बात निकल आए और उनकी बात बन जाए। गोपाल दास जी पहली बार भारत के लिए वीज़ा लेने जा रहे थे। बहुत शर्म आ रही थी। सुबह नाश्ते के समय इंद्रेश की ओर देखा। पुत्र जी, क्या तुम त्रिलोक को कहकर मेरे लिए वीज़ा नहीं लगवा सकते? भारत के लिए वीज़ा अप्लाई करने में बहुत अजीब सा लग रहा है। इंद्रेश ने सरोज को कह दिया कि इंटरनेट से आज फॉर्म डाउनलोड करके बाबूजी से भरवा ले। पुत्र, वीज़ा सिर्फ सिंगल एंट्री अप्लाई करना है। दूसरे ट्रिप तक तो दोहरी नागरिकता लागू हो ही जाएगी। इंद्रेश मुस्कुरा भर दिया। बाबूजी आप भी बस। भारत में बाबूजी ने सोचा कि प्रवासी दिवस में शामिल हो आएँ, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था कि $200 की फ़ीस देकर अपने देश में प्रवासी दिवस में शामिल हों। फिर वे रिपोर्ट पढ़ते रहे कि सारा का सारा प्रवासी दिवस अंग्रेजी में मनाया जा रहा है। हिंदी बेचारी वहीं खड़ी है जहां बधवार जी बता रहे थे। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर ऐलान किया कि दोहरी नागरिकता अब 16 देशों के भारतीयों को दी जा सकेगी। बाबूजी सोच रहे थे कि जब 16 देशों की बात की जा रही है तो जिनके लिए पहले वर्ष में घोषणा की जा चुकी है उनको तो अवश्य ही इस वर्ष मिल जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने के बहुत प्रयास किए, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों को रूबरू मिल पाना क्या इतना आसान होता है?
गोपाल दास जी विदेश मंत्रालय के दफ्तर के भी चक्कर लगाते रहे। श्रीवास्तव जी और स्वरूप सिंह से मुलाकातें की, मुस्कुराहटें तो मिली, दोहरी नागरिकता बस दूर खड़ी थी, दूर ही रही। और गोपाल दास जी वापस अपने देश आ गए, अपने देश यानी लंदन। अब वो इसी देश के नागरिक थे। वे वापस आए और भारत में सरकार बदल गई। वही कांग्रेस वापस, जिससे गोपाल दास जी को शिकायत रहती थी। एक तो ये मीडिया भी गोपाल दास जी को आराम से नहीं जीने देता, कभी भी कुछ भी छापता रहता है। इंटरनेट से सरोजी एक खबर निकाल कर लाई थी कि कांग्रेस सरकार ने एक प्रवासी मंत्रालय बना दिया है। गोपाल दास जी को विश्वास हो चला था कि जब सरकार ने मंत्रालय तक बना डाला है तो दोहरी नागरिकता ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। उनका उत्साह दोगुना बढ़ गया था, लेकिन उनके मित्र अब उनसे दूर ही भागते थे। लो, वो बोर फिर आ गया। अब सारा टाइम दोहरी नागरिकता की भेंट चढ़ जाएगा। यार, इस आदमी को और कोई काम है या नहीं? बस सारा वक्त यही सोचता रहता है। पागल हो जाएगा कुछ दिनों में। ये हो जाएगा क्या? होता है जी, हो चुका है। इस तरह की बातें पागल ही कर सकते हैं। बस एक बधवार जी थे जो गोपाल दास जी की मनोदशा को समझ पा रहे थे। वही उनसे बात भी करते थे और अपनी राय भी देते रहते थे। गोपाल दास जी, आज अखबार में खबर आई कि प्रवासी मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता देने के फॉर्म अपने हाथों से बांटकर दोहरी नागरिकता की शुरुआत कर दी है। ये देखिए, अखबार आपके सामने है। गोपाल दास जी ने अखबार देखा, समाचार देखा और अखबार वहीं रख दिया और घर की ओर चल पड़े। उनके साथी हैरान, इतनी बड़ी खबर और गोपाल दास जी बिना कोई टिप्पणी किए चल दिए। गोपाल दास जी पहले सीधे भारतीय कॉर्नर शॉप की तरफ गए। वहां जाकर अखबार खरीदा और उछलते मन को उस अखबार का सहारा देते हुए घर की ओर चल दिए। अपने कमरे में जाकर पूरा समाचार ठीक से पढ़ा। उम्मीद जागी कि अब अशोक के शेर वाला मेरा नीला पासपोर्ट एक बार फिर से जीवित हो उठेगा। केवल पासपोर्ट का रंग नीले से लाल होने पर इंसान के भीतर कितनी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। आज उन्होंने घर में किसी से बात नहीं की। रात भर करवटें बदलते रहे, सुबह होने का इंतज़ार। बस यही कर सकते थे, करते रहे। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक बार फिर भारतीय उच्चायोग के दरवाजे पर खड़े थे। अंदर का दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा कि पिछली बार। अब की बार उन्होंने फॉर्म मांगने की जगह अपना अखबार काउंटर क्लर्क के सामने रख दिया। काउंटर पर बैठी महिला परेशान सी हो उठी। पिछली मुलाकात उसे याद आ गई, लेकिन आज गोपाल दास जी का गुस्सा बहुत उग्र होता जा रहा था। आप समझती क्या हैं अपने आप को? यहाँ आपका ही मंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाकर फॉर्म बांट रहा है, उसकी फ़ोटो तक छपी है, और आप कहती हैं कि आपके पास अब तक फॉर्म नहीं आए हैं। बुलाइए अपने अफसर को, कराइए मेरी बात। ये भला कोई तरीका हुआ कि 2 साल तक प्रधानमंत्री कहते रहे कि दोहरी नागरिकता दी जाएगी। अब प्रवासी मंत्री फॉर्म बांटता दिखाई दे रहा है और आप कहती हैं कि आपने दिल्ली से क्लैरिफिकेशन मांगा है। आप लोग काम करना ही नहीं चाहते। ज़रूर आप लोग कोई नया अलाउंस मांग रहे होंगे। ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से कभी कोई काम हो ही नहीं सकता। हमारी दोहरी नागरिकता के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े आप लोग ही हैं। झगड़े की आवाज़ सुनकर त्रिलोक शर्मा भी बाहर आ गए। गोपाल दास जी को देखकर वे हैरान भी हुए। काउंटरों के जरिए ही बाहर चले आए और गोपाल दास जी को सुरक्षा कर्मियों के धकियाने से बचा लिया। समझाते हुए घर जाने को कहा। आप चिंता न करें बाबूजी, मैं खुद ही इंद्रेश से बात कर लूँगा। गोपाल दास जी हाई कमीशन की इमारत से बाहर आ गए। अपने आप को बहुत पराया सा महसूस कर रहे थे। उनके कदम उन्हें बिना बताए ही वाटरलू पुल की तरफ ले गए। नीचे टेम्स का पानी अपनी रफ्तार से बहता जा रहा था। हाई टाइड थी, इसलिए पानी भी काफ़ी था। सूर्य सिर पर चमक रहा था और हवा तेज़ चल रही थी। गोपाल दास जी की आंखों में से पानी बहने लगा। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि ये पानी नमकीन है, बस पानी है। मन में एक पल के लिए आया कि इस पुल से नीचे छलांग लगाकर इस टंटे को ख़त्म ही कर दें। वाटरलू स्टेशन से ही बेकरलू ट्यूब ले ली। घर पहुँचे। सरोज को देखकर सकपका गए। कहीं त्रिलोक ने फ़ोन न कर दिया हो। सरोज ने बिना कुछ पूछे चाय बनाकर आगे रख दी। बिस्किट के साथ चाय पी, अपने कमरे में चले गए। इंद्रेश शाम को घर लौटा। सरोज, बाबूजी की तबीयत शायद बिगड़ती जा रही है। आज हाई कमीशन में जाकर नाटक कर आए हैं। त्रिलोक का फ़ोन आया था मुझे। क्यों, ऐसा क्या कर आए? सरोज परेशान हो उठी। देखिए, आज कुछ कहिएगा मत।
हाई कमीशन से बहुत परेशान लौटे हैं। मुझे तो पता नहीं था कि वहाँ गए थे, लेकिन चेहरा देखकर मुझे लगा कि बहुत निराश दिखाई दे रहे हैं। आप कल समझा दीजिएगा, डिनर टेबल पर कुछ मत कहिएगा। विधि बाबूजी को बुलाने गई तो कमरे में अंधेरा था। टेलीविज़न पर स्टार न्यूज़ चल रही थी। उसने आवाज़ दी, लेकिन उसकी पतली सी आवाज़ टीवी की आवाज़ में दब गई। उसने बत्ती जलाई, देखा कि बाबूजी एकटक छत को देखे जा रहे थे। वो घबरा कर बाहर आ गई और मम्मी पापा को बताया। इंद्रेश और सरोज दोनों एक साथ कमरे में आए, बाबूजी को आवाज़ दी। गोपाल दास जी एकटक छत को देखे जा रहे थे। उनके दाएं हाथ में लाल रंग का ब्रिटिश पासपोर्ट था और बाएं हाथ में नीले रंग का भारतीय पासपोर्ट। उन्होंने ऐसे देश की नागरिकता ले ली थी जहां के लिए इन पासपोर्टों की ज़रूरत नहीं थी। स्टार न्यूज़ पर नए प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे थे कि अब विदेश में बसे सभी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी पासपोर्ट के रंग। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।